हेलो बेटा, आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं कलर इन केमिस्ट्री। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वेरियस यूनिट्स में आपको कलर के बारे में आधी अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे हम 12th पास हो जाते हैं, कंपटीशन में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि कलर से रिलेटेड कुछ हमारे पास मजबूत सी बात नहीं रहती है। उसी के रिस्पेक्ट में मैंने सोचा है कि आपके लिए कुछ वेल डिजाइन तरीके से तैयार किया जाए और कुछ ऐसे तरीके से आपको कलर पढ़ाया जाए कि शायद एक लेक्चर से पूरी केमिस्ट्री में जहां भी कहीं कलर आता हो वहां आपको किसी तरीके की कोई समस्या ना क्रिएट हो। तो बेटा सबसे पहले तो ये जान लें कि कलर से रिलेटेड कितनी थियरीज हमको नोन है। तो मैं बता दूं कि 5 तरह की बातें हमको कलर से रिलेटेड जानना है। वो 5 तरह की बातें क्या क्या हैं, ये पहले तो वो 5 बातें जान लीजिए आप, फिर मैं 1 बाय 1 करके उनके बारे में डीप डिस्कशन कर दूंगा, जिससे आपका कलर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आगे के लिए नहीं बचेगा। पहली थ्योरी है जो कलर की, वो है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। सबसे पहले बेटा कलर के बारे में जो जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे वो इसी थियरी से करेंगे। जो एक है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। दूसरी जो थियरी हम कलर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे वो दूसरी थियरी है बेटा पोलराइजेशन। ये सब कलर के रीजन है। तीसरी थियरी जो कलर का आप पढ़ोगे, वो आप तीसरी बात जो पढ़ोगे वो है डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्यादा डीप पढ़ते हैं। मैं इसको काफी अच्छे से आपको बता दूंगा। चौथी बात जो कलर से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, वो चौथी थियरी जो होगी आपकी, वो होगी बेटा चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर। और पांचवी बात जो है वो शायद आपने सुना ना हो, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन है, लाई करता है केमिस्ट्री में, दैट इज द एफ एफ ट्रांजिशन। बेटा ये 5 थियरियां जब आप पढ़ेंगे तो आप कलर से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है कि सर 5 थियरी एक ही बात के लिए, तो जान लीजिए इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको आदत है। आपने जब आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस को कैरेक्टराइज किया था तो आपको एसिड और बेस को जानने के लिए 3 थियरीज की जरूरत लगी हुई थी। सबसे पहली थियरी जो एसिड बेस को जानने के लिए थी वो थी आर्हेनियस। आर्हेनियस के बाद आपने ब्रांस्टेड एंड लॉरी पढ़ा। ब्रांस्टेड एंड लॉरी के बाद आपने लुईस थियरी को पढ़ा। यानी कि साइंस में किसी एक थियरी से सारी बातों को बता दें ऐसा संभव नहीं हो पाता है। आप जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो वेस्पर थियरी पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ते हो, वीबीटी थियरी पढ़ते हो। क्या किसी एक थियरी से मॉलिक्यूल के बारे में सारी जानकारी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। ठीक उसी तरीके से किसी एक थियरी से किसी कंपाउंड के कलर के बारे में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो टोटल हमको ये 5 थियरी नोन हैं। इन पांचों को मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं। आप देखें इनको ध्यान से और समझने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतरीन सा आर्टिकल है। सबसे पहली थियरी जो होगी बेटा वो है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, कौन क्या, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। बेटा ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, जरा इसको आप देखें, ये यूज कहां होता है। इसी को बोला जाता है फ्लेम टेस्ट भी। यानी फ्लेम टेस्ट के पीछे का रीजन यही है, फ्लेम टेस्ट, और या कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है बंसन बर्नर टेस्ट। जरा देखिएगा ये क्या है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जब एक प्रॉपर हीट दी गई तो ग्रुप 1 में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम नहीं है, लेकिन फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन यहां कलेक्ट नहीं करेंगे। और ग्रुप 2 में आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में भी हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करेंगे।
वैज्ञानिकों ने देखा कि जब बंसन बर्नर फ्लेम पर इन एलिमेंट्स को लेकर के हीट किया गया, मैं मान लू x क्या हो सकता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हीट किया तो देखा कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कलर था, क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर था, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स कलर था, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि किसका कलर क्या होगा। तो मैं फिर से बता दूं, वैज्ञानिकों ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया, बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट को, तो जब हीट किया एक पैन जैसे शेप में ले करके किसको, इनको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, तो उन्होंने देखा कि सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर था, यानी कि ये हम कलर, अब पहला क्वेश्चन बन जाता है कि किसका कलर क्या क्या है, और क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो कलर नहीं दिखाता। हाँ, तो ये दो एलिमेंट हैं, कौन कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो कलर शो नहीं करते हैं। अगर ये कलर शो नहीं करेंगे तो मुझे ये भी जवाब देना पड़ेगा कि ये कलर क्यों शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला बात तो यही है कि किसका कलर क्या क्या होता है। तो मैंने इसके लिए एक जिंगल बना रखा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे, इसका होता है क्रिम्सन रेड, गहरा लाल, क्रिम्सन रेड। इसका होता है येलो, इसका होता है लीलैक, और इसका होता है रेड वॉयलेट, और जो सीजियम है बेटा हमारे पास, उसका होता है ब्लू। और इसका जो कलर है वो है कैल्शियम का ब्रिक रेड, और इसका स्ट्रोंशियम का जो है वो है क्रिम्सन रेड, और बेरियम का जो है वो है एप्पल ग्रीन। अब हमने आपको बोला कि अगर हम ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम इसमें लेकर के हीट दें तो इन सबका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। अब किसका कलर क्या है ये पता लग गया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला कि इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, तुरंत क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि किसका क्या कलर होगा। तो बेटा लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, और पोटेशियम का लिलैक, और रुबिडियम का रेड वॉयलेट, और सीजियम का ब्लू। बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते हैं, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, बेरियम का एप्पल ग्रीन। तो सबसे पहले ये जिंगल देख लीजिए जो मैं अपने लिए याद रखता हूं, आप भी उसको याद रखें। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, क्रिसमस, क्रिसमस ये लिंडा ने, क्रिसमस ये लिंडा ने RVB के साथ मनाया, क्रिसमस ये लिंडा ने RVB के साथ मनाया। फट से यहां से हमें सबका कलर मिल जाएगा। क्रिसमस, क्रिसमस किसके सामने लिखा है, लिथियम के, क्रिसमस मींस क्रिम्सन रेड। सोडियम के सामने क्या लिखा है, ये मींस येलो। पोटेशियम सामने क्या लिखा है, लिंडा, लिंडा मींस लीलैक। रुबिडियम सामने क्या लिखा है, RV, RV यानी रेड वॉयलेट। सीजियम सामने क्या लिखा है, RVB, RVB। सीजियम सामने क्या है, B मींस ब्लू। यानी कि कैसे आप याद रखेंगे, क्रिसमस ये लिंडा ने RVB के साथ मनाया। फिर बचता है ये, तो इनका एक काफी कोर्स, चर्चित कोर्स है BCA, BCA चर्चित कोर्स है एक। देखो जरा BCA मैं ऐसे याद रख लेता हूं उसी कोर्स से। B यानी ब्रिक रेड, C यानी क्रिम्सन रेड, A यानी एप्पल ग्रीन। यानी कि जैसे बीटेक होता है वैसे कंप्यूटर में होता है एक कोर्स BCA। तो BCA से हमने इसको सेलेक्ट किया है क्या, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किसका कलर क्या है, तो आप अब इस स्थिति में हैं कि ये बता सकते हैं कि किसका कलर क्या होता है। किसका कलर क्या होता है, इसके बाद मुझे आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से बतानी पड़ेंगी। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर इन एलिमेंट्स को आप बंसन बर्नर फ्लेम में हीट करेंगे तो इनका सबका कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको दिखेगा। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखेगा तो उसके बाद दो बातें पैदा हुई, क्या कि किसका कलर क्या होगा। पहली बात किसका कलर क्या होगा, इसका जवाब हम अपनी ट्रिक से जान लेंगे। दूसरी बात जो पैदा होती है वो दूसरी बात ये होती है, क्या कोई एलिमेंट्स हैं जो कलर नहीं दिखाते हैं। हाँ हैं, कौन है, बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये कलर क्यों दिखाते हैं और ये कलर क्यों नहीं दिखाते हैं। यही बात बताते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो आप जरा देख लीजिए,
कि ये जो सब इन सब की साइज क्या होती है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब मेटल है, इनकी साइज काफी बड़ी होती है, साइज रिलेटिवली अपने पीरियड में साइज बड़ी होने के कारण आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, काफी कमजोर होता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, हीट करेंगे बुनसन बर्नर फ्लेम से, हमने क्या दिया, हमने हीट दिया, हीट देते ही ये इलेक्ट्रॉन फट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकंड के लिए रुकता है। अब इसका क्या होने लगेगा, डी एक्साइटेशन। बताओ बेटा, जब ये एक्साइटेशन हुआ इसका तो एनर्जी एब्सॉर्ब किया, जब डी एक्साइटेशन होगा तो जस्ट उल्टा प्रोसेस है, तो एनर्जी रिलीज कर देगा। ध्यान से सुन लें, एक्साइटेशन हुआ तो एनर्जी एब्सॉर्ब किया, तो डी एक्साइटेशन में एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अगर ये रिलीज होने वाली एनर्जी यानी कि जब डी एक्साइटेशन हुआ तो इसमें एनर्जी रिलीज करेगा, अगर इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तो इंसान अपने आंखों से देख पाएगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी थ्योरी है। अगर रिलीज होने वाली एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तभी वो इंसान इसको अपनी आंखों से देख सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबको हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, फिर डी एक्साइटेशन में वही एनर्जी क्या कर देते हैं, इमिट कर देते हैं, और जब वही एनर्जी इमिट कर देते हैं तो इंसान अब उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकता है और उसको उसका कलर दिखाई देता है। तो इसीलिए इस थियरी का नाम हमने क्या दिया था, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। यानी कि मैंने पहली बात का जवाब दे दिया कि कलर कोई क्यों दिखाता है। अब दूसरी बात का जवाब मुझे देना पड़ेगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दिखाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी साइज जो होती है बेटा वो अपने ग्रुप में क्या होती है, सबसे छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है और बुनसन बर्नर फ्लेम से यहां एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है। जब एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो डी एक्साइटेशन नहीं होगा, और जब डी एक्साइटेशन नहीं होगा तो कभी भी हमको कलर दिखाई नहीं देगा। फिर से कंक्लूड कर देता हूं, ये सारे कलर दिखाते हैं, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दिखाते हैं उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। अब जरा आप आगे चलेंगे जब आप, तो कुछ बातें आपको काफी ध्यान से जाननी पड़ेंगी। वो बातें क्या है आप जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूं। राम इनविजिबल ux गामा को मैं ऐसे याद रखता हूं, राम इनविजिबल, इन स्टैंड फॉर आई, विजिबल से भी, इनविजिबल ux गामा को। अब जरा देखिए, R stands for रेडियो वेव, M stands for माइक्रोवेव, I stands for इंफ्रारेड, V stands for विजिबल। विजिबल के लिए ये स्टैंड करता है, ये अल्ट्रावायलेट, ये एक्स रेज, ये गामा और ये कॉस्मिक रेज। बेटा अब जब हम बातों को आगे ले चलेंगे तो जरा देखिएगा कि जब हम इसमें राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। ये हम इस रिलेशन से जान सकते हैं, E = hc/λ से, और एनर्जी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, घटेगी। अब यहां जरा देख लीजिए, विजिबल में कौन कौन से कलर होते हैं, VIB विबग्योर, GYOR विबग्योर होते हैं। यानी कि जब हम यहां से यहां जाएंगे तो ये एनर्जी का, यहां R स्टैंड्स फॉर रेड याद रखना, और यहां R स्टैंड्स फॉर रेडियो एक्टिव वेव। एनर्जी घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा और न्यू भी क्या होगा, घटेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा आप इस बात को ध्यान से देखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। बेटा आपसे कह देगा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो कलर दिखा रहे हैं उनको दिखाने वाले कलर के एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। अगर आप दिखाने वाले कलर के एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जरा देखिए, एनर्जी पहचानने के लिए आप देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम था, यहां क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम था। ये दोनों कलर नहीं दिखाते थे। ये कैसा दिखाता था, ब्रिक रेड, ये कैसा दिखाता था, क्रिम्सन रेड, और ये कैसा दिखाता था, एप्पल ग्रीन दिखाता था। अब जरा देखिए, यहां इसका कैसा था, ये क्रिम्सन, और क्रिम्सन के बाद इसका कैसा था, येलो था। क्रिम्सन इसका था येलो,
और इसका क्या था लिलैक, और इसका क्या था रुबिडियम का क्या था क्रिसमस, ये लिंडा ने आरबीबी रेड वायलेट, और इसका क्या था ब्लू था। अब जरा देखिए ब्लू, इसमें सबसे ऊपर जो है वो रेड है और सबसे नीचे जो है वो क्या है ब्लू है। तो जरा देखिएगा रेड से इधर ब्लू लाई कर रहा है नहीं लाई कर रहा है। अब ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं, इसमें जितने भी कलर आ रहे हैं येलो, लिलैक, रेड वायलेट, देख लीजिए येलो इधर आ रहा है, रेड इधर आ रहा है, रेड वायलेट भी यहीं कहीं आसपास आएगा। तो इन सब से ब्लू की एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अगर इन सब से ब्लू की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो कलर दिखाते हैं अगर वो एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो सीजियम की जो कलर दिखाएगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सीजियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम और सोडियम के बाद लिथियम, ऐसे लिख दीजिएगा। अब एनर्जी पता लग गई। अगर आपसे पूछे कि जो भी ये कलर दिखाते हैं उनको उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में रखो तो जो ऑर्डर होगा एनर्जी का जस्ट उसका अपोजिट ऑर्डर होगा वेवलेंथ का, यानी जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो जो ऑर्डर होगा किसका एनर्जी का वही ऑर्डर हो जाएगा किसका फ्रीक्वेंसी का, यानी सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। अब बेटा पहला केस यहां से खत्म हो जाता है जो कि क्या था कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से किसी भी जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट का कलर शो करना। यहां मैंने आपको सारी बातें बता दी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं। नंबर 1 बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं शो करते हैं। नंबर 2 अगर कलर शो करते हैं तो किसकी क्या एनर्जी होगी, ये भी मैंने बता दिया। अब एक कलर से रिलेटेड और क्वेश्चन आता है बच्चों, जरा उसको आप ध्यान से देखना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये बात जानते हैं कि अगर एनर्जी लेवल N1 और एनर्जी लेवल N2 है और कोई इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में डी ट्रांजिशन करता है तो इसका जो लैम्डा वेवलेंथ का फार्मूला है वो होता है R(Z²) 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अगर N1 की वैल्यू 2 हो जाए तो ये बामर सीरीज में आते हैं और बामर सीरीज में आने वाली सारी लाइनें विजिबल होती हैं, यानी कि डी ट्रांजिशन के दौरान अगर कोई हमको कलर दिख रहा है तो पक्का वो कहां गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, बामर सीरीज, यानी कि n=2 में गिर रहा है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, जरा देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इसको n=1 मान लूं और आपको मान लूं इसको n=2 मान लूं, इसे n=3 मान लूं, n=4 मान लूं, n=5, सिमिलरली n=6 और लास्ट वाले को हम मान लेंगे n=इनफाइनाइट। अब जरा देखें कि इसको मैंने लास्ट क्यों बोला है, ये भी मैं आपको बताता हूं। कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जरा देखना। हम जानते हैं कि ये क्या होता है विबग्योर, VIBGYOR, इधर से इधर जाने पे एनर्जी घटती है, लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है, पीछे मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखो, अगर कोई पहली चीज कि अगर कलर दिखा रहा है तो कहीं से भी आए उसे कहां गिरना पड़ेगा, 2 में गिरना पड़ेगा, तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज जो हैं, ये 5 सीरीज है, उसमें सिर्फ बामर सीरीज है जो विजुअल रीजन में आती है। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर कोई सपोज करो 3 से 2 में गिर रहा है तो कौन सा कलर दिखाएगा। अब 3 से 2 में गिर रहा है यानी एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, और जिसका एनर्जी मिनिमम होगा उसका बेटा बताओ कि इसमें किसमें एनर्जी मिनिमम होगा। हमको साफ साफ पता लग रहा है कि इधर से इधर जाना, यानी रेड, यानी 3 से 2 में गिरेगा तो सबसे कम एनर्जी है। भाई 4 से 2 में गिरे, 5 से 2 में गिरे, 6 से 2 में गिरे, इसके रिलेटिवली 3 से 2 में गिरने पर एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, और एनर्जी सबसे कम होगा तो कैसा कलर दिख जाएगा, रेड। अगर 4 से 2 में गिर रहा है, कहीं और नहीं गिरा सकते हो क्योंकि 2 ही में गिराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो दिख रहा है, और दिखता कहां है, सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज में दिखता है। अब अगर 4 से 2 में गिरेगा तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, कौन सा कलर आ जाएगा, देखो जरा, O, क्योंकि R के बाद थोड़ी ज्यादा किसका है, O का। अगर यहां से गिर गया तो क्या हो जाएगा, येलो, क्योंकि O के बाद थोड़ा ज्यादा किसका हो जाएगा, येलो का। अगर बेटा 6 से गिरेगा
तो जरा देखिए O के बाद येलो के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ग्रीन आ जाएगा। इसी तरह से 6 के बाद यहाँ हम इनफाइनाइट ना करके 7 लिख दें तो 7 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा। और अगर 8 से आ जाए तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 8 से अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। अब लास्ट वाले को आप इनफाइनाइट कर देना, n इज इक्वल्स टू 8 के बजाय n इक्वल्स टू इनफाइनाइट से अगर आ जाएगा तो n इक्वल्स टू इनफाइनाइट से अगर 2 में आएगा बेटा, जगह कम होने की वजह से थोड़ा पतला पतला लिखना पड़ रहा है, आप उसको समझ जाइएगा। तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, वॉयलेट। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे और आप बैठे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे अगर आपने इस बात को ध्यान से नहीं सुना। वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा कि रेड एंड से तीसरी लाइन किस ट्रांजिशन में मिलेगी। तो रेड एंड से तीसरी लाइन ले लो, 1 2 3, कहां से कहां मिलेगा, 5 2 2, यानी कि रेड एंड से अगर हमें थर्ड लाइन चाहिए तो रेड एंड से थर्ड लाइन कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन कहां से कहां हो, 5 से 2 में हो। आपसे पूछ ले वायलेट एंड से पांचवी लाइन, तो वायलेट एंड ये है 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन कहां से मिलेगी, वायलेट एंड से पांचवी लाइन भी कहां से कहां मिलेगी, 5 से 2। पूछ ले रेड एंड से छठी लाइन, तो 1 2 3 4 5 6, कहां से कहां में जाएगा, देखो यहां से गिर रहा है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 8 टू 2 में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, रेड एंड से 6th लाइन मिल जाएगी। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कलर से रिलेटेड। जब पूछ लेता है कि इस एंड से ये लाइन, तो बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कभी भी डी ट्रांजिशन जब होता है तो अगर हम उस लाइन का लैम्डा जानना चाहते हैं तो वो इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। अब हमको मालूम होना चाहिए कि n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी वो किस सीरीज में आएगा, तभी वो आएगा किसमें, बामर सीरीज में। और बामर सीरीज की लाइनें ही विजिबल होती हैं, वही इंसान को अपनी आंख से दिखाई देती हैं, बाकी और लाइनें इंसान को अपनी आंख से दिखाई नहीं देती हैं। बेटा जब आंख से दिखाई देंगी तो हमने चेक कर लिया कि भैया सबसे पास से गिरेगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेड की, और उससे थोड़ा ज्यादा तो ऑरेंज, उससे थोड़ा ज्यादा तो येलो, उससे थोड़ा ज्यादा तो ग्रीन, उससे थोड़ा ज्यादा तो ब्लू, उससे थोड़ा ज्यादा तो इंडिगो, उससे थोड़ा ज्यादा तो वॉयलेट हो जाएगा। यहां से हमने एक आर्टिकल तो खत्म कर लिया जो कि क्या था, कलर ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। ये बात खत्म होने के बाद तुरंत हम दूसरे बात में आएंगे, क्योंकि हमको 5 कारणों को जानना है। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता हूं। दूसरी बात यह है कलर ड्यू टू पोलराइजेशन। बेटा देखा गया कि कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, एक एग्जाम्पल देता हूं जो वैज्ञानिक ने भी देखा। उसने देखा कि AgF तो कलरलेस था, यानी इसका कोई कलर नहीं था, लेकिन जो AgI था उसका कलर येलो था। उसने देखा कि PbF2 ये भी कलरलेस था, लेकिन PbI2 ये जो है बेटा कलर दिखा रहा था, इसका भी कलर कैसा था, येलो था। उसने देखा तो SnF2 इसका कोई कलर नहीं था, बट देखा कि SnI2 ये ऑरेंज रेड था। कैसा था ये, ऑरेंज रेड था। उसने देखा कि HgF2 इसका भी कोई कलर नहीं था, लेकिन जब उसने देखा HgI2 तो देखा कि इसका कलर कैसा था, रेड था। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में तुरंत एक बात आई जो कि है फजान रूल। ये फजान रूल का लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, और किस आर्टिकल में पड़ा हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी में पड़ा हुआ है। फजान रूल बताता है आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बताता है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां बताओ एनायन छोटा है, इसका पोलराइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहां भी एनायन छोटा है, यहां भी एनायन छोटा है, यहां भी एनायन छोटा है, लेकिन यहां पे अब एनायन क्या हो गया, काफी बड़ा, और बड़े एनायन का पोलराइजेशन पॉसिबल है। कैसे, ये मैं पूरा यहां नहीं बता सकता बेटा, ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। यहां बताऊंगा तो कलर से बात हट जाएगी। ये फजान रूल आप अगर नहीं जानते हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। अब यहां पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां कलर नहीं है, और यहां पोलराइजेशन पॉसिबल है,
इसलिए यहाँ कलर है। तो वैज्ञानिकों ने बता दिया कि एक दूसरा कारण क्या है, पोलराइजेशन भी एक कारण है कलर का। और मैं बता दूं कि आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन 20% होना चाहिए, तभी कलर दिखाता है, नहीं तो कलर नहीं दिखाता बेटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा में से एक है। ये दूसरी थियरी हो गई क्या, कलर ड्यू टू पोलराइजेशन। कलर ड्यू टू पोलराइजेशन के बाद अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, कलर ड्यू टू पोलराइजेशन के बाद अब आप ध्यान से देखेंगे क्या, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और काफी लेंथी भी है, मैं इसको जल्दी से खत्म करने का कोशिश करता हूं। कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बेटा कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डी ट्रांजिशन क्या है। अब आप सबसे पहले डी ऑर्बिटल के बारे में जान लीजिए। ये है एक्स वाई प्लेन, अगर तो डी एक्स वाई ऐसा होता है, और बेटा डी ये वाई जेड बना दूं तो ये डी वाई जेड ऐसा होता है, और अगर मैं इसको एक्स और इसको जेड बना दूं तो डी एक्स जेड ऐसा होता है। और अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर दूं तो ये एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं, और अगर बेटा डी जेड स्क्वायर की बात कर दूं तो ये भी एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। दिस इज द डी जेड स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स जेड, दिस इज डी वाई जेड, एंड दिस वन इज द डी एक्स वाई। अब एक बात जान लेना कि डी ऑर्बिटल जो है वो आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी में पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। किन दो पार्ट में, T2G और EG। क्यों स्प्लिट होता है, कैसे स्प्लिट होता है, इसकी भी जानकारी मुझे है, मैं एक बार में आपको बता देता हूं। अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जो लिगैंड आते हैं वो लिगैंड आते हैं एक्सिस के थ्रू। कैसे आते हैं, एक्सिस के थ्रू, और एक्सिस के थ्रू आएंगे तो जरा देखना, ये डी ऑर्बिटल है, पहले डी जनरेटेड होगा, डी जनरेटेड यानी सबकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन एक्सिस के थ्रू आएंगे, ये जान इनको बोलते हैं dxy, dyz, dzx, this one is the dx square y square and this one is the dz square। इतने को बोलते हैं T2G और इतने को बोलते हैं EG बोलते हैं। अगर लिगैंड एक्सिस से आएगा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन ये दोनों फील करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल किसके सिमेट्रिकल हैं, एक्सिस के सिमेट्रिकल हैं। अगर ये ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है पूरे साइंस में जहां भी कहीं रिपल्शन होता है वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी बेटा ये दोनों ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे ये तीनों नीचे चले आएंगे। ऊपर नीचे जाने का मतलब है कि अब इनकी एनर्जी आपस में बराबर नहीं रही, अब इनमें एनर्जी डिफरेंस आ गया। ठीक इसी तरह से जैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में T2G नीचे गया, EG ऊपर गया, वैसे ही टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो लिगैंड आता है वो एक्सिस के बीच से आता है। समझ लो, जगह कम है, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। लिगैंड कहां आता है, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। अब तुम देख के बताओ, अगर लिगैंड एक्सिस के बीच से आएगा तो कौन ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। जहां ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के बीच में कहां है, dxyz, dyz और dxz में है। कहां है, dxy, dyz और dxz में है। यानी कि जैसे ऑक्टाहेड्रल में कौन ऊपर गया, EG ऊपर गया और T2G नीचे आ गया, वैसे ही अगर टेट्राहेड्रल होता तो T2G ऊपर चला जाता और EG नीचे चला आता। इतनी देर कहानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं, उनको तोड़ने कोई डंडा लेके नहीं जाता है। वो कैसे टूट जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी। अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा तो जरा ध्यान से बात को समझना। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व क्या किया, जरा देखो। उन्होंने बोला कि कलर क्यों दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि TiH2O6 टाइटेनियम का ये 6 वाटर लिगेंड जुड़े हुए हैं, +3 में। अगर +3 में है तो इसका कलर देखें तो वायलेट कलर था। कैसा कलर था, वायलेट कलर था। इसको खूब भयंकर तरीके से हीट किया तो देखा अकेले Ti+3 बचा और ये जो है कलरलेस था। कैसा था, कलरलेस था। और उन्होंने देखा कि CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल, इसका कलर कैसा था, ब्लू था। इसको भी खूब भयंकर तरीके से हीट किया तो देखा कि CuSO4 बचा और वो कैसा था, कलरलेस था। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में यार खटका, यार ये पहले कैसे थे, कलरफुल थे, हीट कर देने में ये कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। दोबारा अगर इनको हाइड्रेटेड कर दिया जाए और यही कंपाउंड बना दे तो फिर इनमें क्या आ जाता है, कलर। तब
तब वैज्ञानिकों ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, डी ट्रांजिशन। जरा देखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 तो कंपाउंड का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसा हो सकता है, टेट्राहेड्रल। याद रखना हमेशा टेट्राहेड्रल नहीं होता, कभी कभी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, बट अगर टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितना हो जाता है, वो टेट्राहेड्रल। अब जरा ध्यान से देखना, अगर कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल है तो जरा देखें कि जब यहां पर कौन ऊपर गया होगा, Eg ऊपर गया होगा, सॉरी T2G, हाँ Eg ऊपर गया होगा और T2G कहां होगा, नीचे होगा। अब जरा देखो, अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर से जब हीट पाएंगे तो ये उसमें से एनर्जी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, एब्सॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्या कर देंगे, ये एक्साइटेशन कर देंगे। अब यहां डी एक्साइटेशन नहीं होता, ध्यान से समझना बात को, एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्या कर देंगे, एक्साइटेशन कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहता है कि दुनिया का कोई कंपाउंड, अगर आपको मान लो कोई रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है, इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट का ये वो हिस्सा एब्सॉर्ब कर ले रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड। अगर कोई चीज आपको येलो दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट का वह हिस्सा एब्सॉर्ब कर ले रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो। इन दोनों एग्जांपल से ये बात पता लग जाता है कि किसी चीज का वही कलर होगा जो एब्सॉर्ब लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री हो। यानी अगर मेरी टी शर्ट आपको व्हाइट दिख रही है तो इसका मतलब कि ये जो भी कुछ लाइट इस पे गिर रही है, जिस हिस्से को ये एब्सॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, व्हाइट है। अगर आपको इसका कैप ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब इस पे गिरने वाली व्हाइट लाइट के जिस हिस्से को ये एब्सॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है बेटा, तो अब जिस लाइट को ये एब्सॉर्ब करेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देगा। ध्यान से सुन लेना, जिस लाइट को ये एब्सॉर्ब करेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देगा। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं कैसे जानूंगा किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ये सब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया दिस इज द डी ट्रांजिशन एंड दैट्स व्हाई द कंपाउंड शो कलर। अब जरा देखना, जब वाटर जब तक है भाई, लिगैंड जब तक है तभी तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा, क्योंकि लिगैंड ही डी ऑर्बिटल को तोड़ता है। ये आप कहां जानेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी में। देखो मैं झटाझट बता देता हूं, जैसे ये है डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब जब कोई लिगैंड आएगा, एक्सियली आएगा, तो इन पे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, इन पे कम रिपल्शन लगाएगा। अब जब लिगैंड रहा ही नहीं तो डी ऑर्बिटल टूटेंगे क्यों, और जब डी ऑर्बिटल टूटेंगे ही नहीं तो कलर कैसे दिखाएंगे। यानी कि यहां लिगैंड नहीं है इसलिए कलर नहीं दिखा रहा है, और यहां भी लिगैंड नहीं है इसलिए ये कलर नहीं दिखा रहा है। यही बात थी, इस बात से इस थियरी को सपोर्ट मिलता है कि लिगैंड जब था तब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए थे। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए थे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। भाई टाइटेनियम +3 की अगर मैं बात करूं तो डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां Cu+2 है, तो Cu+2 में क्या हो जाएगा, यानी D9, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे, और जब वो एक्साइट कर जाएंगे तो जिस कलर को एब्सॉर्ब करेंगे उसी का कॉम्प्लीमेंट्री रंग दिखाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर मैं कैसे जानूंगा कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। ये मैं आपको काफी आसानी से सिखा सकता हूं, आप खाली ध्यान से देखें। एक व्हील बनाऊंगा मैं और बहुत कुछ आपको बता दूंगा, अगर आपको समझ में आता है तो। वे व्हील ऐसा है कि VIBBGG, VIBBGG, और फिर इधर लिखूंगा प्रोफेसर YYG। यहां जब आप इधर से इधर जाएंगे तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। यानी कि वायलेट का जो लैम्डा है वो सबसे कम है, और जो पर्पल है उसका जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा। यानी ऐसे जाओगे जब आप, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब जरा देखना, आमने सामने आने वाले कलर सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ध्यान से सुन लो, बहुत भारी बात है। यानी कि जैसे पर्पल के सामने जो कलर आ रहा है ग्रीन, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी अगर कोई कंपाउंड पर्पल लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो कैसा कलर दिखाएगा, ग्रीन। इसको याद कैसे, अगर कोई इंडिगो को एब्सॉर्ब करेगा तो कैसा कलर दिखाएगा, येलो। अगर कोई येलो ग्रीन को एब्सॉर्ब करेगा तो उसके सामने जो आ रहा है वायलेट। अब जरा इस बात को खूब गौर से देख लो, कैसे याद रखना है मैं जानता हूं, मैं तो याद रखता हूं, आप भी याद रखोगे तो बहुत भयंकर नॉलेज मिलेगी। VIBBGG
प्रोफेसर वाई वाई जी। अब जरा देखो, तुम कहोगे इसको जानने के फायदे क्या है, इसको जानने के फायदे क्या है, आपसे क्या देगा MH2O6 + 3, MCN का 6 + 3 और कह देगा कि MBr का 6 और यहां कर देगा आपको -3। आपसे कहेगा कि बताओ, और यहां भी -3 कर देगा, तभी सब में +3 आएंगे। आपसे कहेगा कि बताओ किसका कलर होगा रेड, किसका कलर होगा येलो और किसका कलर होगा ग्रीन। पूछ रहा है किसका कलर होगा रेड, किसका येलो और किसका ग्रीन। बहुत भारी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब यहां आप ये जानते रहिए सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो भी याद करा देता हूं आपको। आई बर्बादी, देखें आई बर्बादी, सनी कॉलेज से फरार, उसके बाद ओ ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो यानी ऑक्सलेट आयन, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, यहां SCN माइनस था, यहां NCS माइनस कर देना, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। ये है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर, यानी कि जो इधर आएगा उसका स्ट्रेंथ क्या है, काफी ज्यादा। अब जरा आप देखना, इन सब में सबसे ज्यादा अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बोलूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल लिगैंड कौन है, Cn माइनस, उसके बाद कौन है H2O और उसके बाद कौन है Br माइनस। अगर लिगैंड जितना पावरफुल होगा स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब समझते हो, Eg और T2G के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्सन लगेगा एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट होगा। अब इसका मतलब कि यहां पर T2G Eg में डिफरेंस अगर मैं del1 मान दूं और यहां पे del2 मान दूं और यहां पे del3, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा, del3 में, फिर किसमें होगा del1 में, और फिर सॉरी सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा del2 में, फिर किसमें होगा del1 में, और उसके बाद किसमें हो जाएगा del3 में। जब आपको सबके बीच एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर पता लग गया तो हमको पूछ रहा है कौन दिखेगा रेड, कौन दिखेगा येलो, कौन दिखेगा ग्रीन। बहुत भयंकर क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से कोई इसे आपको बताएगा नहीं। अब बताओ रेड दिखने के लिए, ध्यान से देखना, रेड येलो ग्रीन, रेड दिखने के लिए उसे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो उसके सामने हो। रेड दिखने के लिए उसे ब्लू ग्रीन, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगा। रेड दिखने के लिए उसे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ब्लू ग्रीन। येलो दिखने के लिए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इंडिगो। और ग्रीन दिखने के लिए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, पर्पल। अब जरा बताओ कि जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई यहां अगर गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां जाना चाहेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अब बताओ कि इनमें जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको ये वाला कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से ध्यान से सुने ना, ये बात बहुत दमदार है। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मान लो दे दिया दिस दिस दिस, पूछ रहा है किसका रेड कलर होगा, किसका येलो, किसका ग्रीन, सारा अकल रखा का रखा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो देख लो क्या करना है वहां। सबसे पहले आप फटाफट लिगैंड को पहचानना। मैंने लिगैंड की स्ट्रेंथ को कैसे याद रखा है, आई बर्बादी, सनी कॉलेज से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। यहां से पता लग गया सबसे तगड़ा लिगैंड Cn- फिर H2O फिर Br। तुरंत मुझे पता लग गया कि स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसमें लिगैंड स्ट्रांग होता है। तो सबसे स्ट्रांग लिगैंड किसमें है, इसमें है, यानी इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। अब जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही तीन लाइटें एब्जॉर्ब हो रही है, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा। इन तीनों में जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताओ ब्लू, ग्रीन, इंडिगो और पर्पल में कौन इधर की तरफ है, इंडिगो है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, पर्पल में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, बेटा साफ साफ दिख रहा है, जिसका लैम्डा सबसे कम। ऐसे जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, कहां से, यहां से। अब जरा देखो इंडिगो, यानी कि ब्लू, ग्रीन को, इंडिगो और पर्पल में सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिगो की, तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इंडिगो को। और जब इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कैसा दिखेगा, येलो। आगे बचे दो। अब इन दोनों में इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी इससे ज्यादा होगी, तो तुम्हारा इंडिगो का काम खत्म हो गया। ब्लू, ग्रीन और पर्पल में बताओ कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ब्लू, ग्रीन और पर्पल में ब्लू, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा,
ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करते ही इसका रंग कैसा हो जाएगा? रेड। अब एक ही बच्चा चेक करने की जरूरत थोड़ी है, जो चेक करेगा वो उल्लू, इसका कलर कैसा हो जाएगा? आराम से अपने आप ग्रीन हो जाएगा। यहां से ये बहुत ही बेहतरीन थियरी है, आपको समझ में आई है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आई है तो और अच्छी बात, मेहनत करिए थोड़ा, तब आगे समझ में आएगा आपको। ये स्प्लिटिंग एनर्जी वाला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी में आपको बताया जाता है। अब तक मैंने कलर के कितने कारण बता दिए। सबसे पहला कारण मैंने बताया कि ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, दूसरा कारण मैंने आपको बताया ड्यू टू पोलराइजेशन, तीसरा कारण मैंने बताया ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन में बहुत कुछ मैंने बताया, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ जान पाओगे। अब जो बचता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, जरा देखो, लास्ट पोलराइजेशन, चार्ज ट्रांसफर बचता है। बेटा एक चीज और बता देता हूं इसमें, डी जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि स्कैंडियम H2O का 6 और +3, और आपसे पूछता है जिंक H2O का 6 + 2, और आपसे पूछता है आयरन H2O का 6 + 3, और आपसे पूछता है टाइटेनियम H2O का 6 + 3। पूछता है कौन कलर दिखाएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कौन कलर दिखाएगा, तो जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या होगा? डी डी ट्रांजिशन होगा, और जब डी डी ट्रांजिशन होगा तभी कलर दिखेगा। यानी कि जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर दिखाएगा, यानी कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 हुआ वो कलर नहीं दिखाएगा। अब जरा देखो यहाँ स्कैंडियम कैसे है, स्कैंडियम +3 में है। हम जानते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है, यानी 4s2 3d1 होता है। अब +3 है यानी 3d0 है, यानी स्कैंडियम के आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d0 है। जिंक का जरा देख लीजिए 4s2 3d10 होता है। अगर जिंक +2 में ये 4s2 गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा। यानी कि यहां कॉन्फ़िगरेशन है 3d0 और यहां कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। लेकिन यहां जरा देखो, अगर यहां +3 की बात है 4s2 3d6 होता है आयरन, अगर +3 हो गया तो 3d5 हो जाएगा। अब ये सब तो जानते रहना, ये सब नहीं जानते हो तो खा के सो आराम से, 3d5 हो जाएगा। यहां टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22, यानी 4s2 3d2, तो यानी कि ये भी किसमें है? 3d1 में है। यानी कि आयरन और टाइटेनियम के कंपाउंड्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों कलर दिखाएंगे, ये भी कलर दिखाएगा, ये भी कलर दिखाएगा, बट ये और ये कलर नहीं दिखाएंगे। जान लेना कि जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है वही कलर दिखाते हैं, और उन्हीं में डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। जिसमें D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं दिखाते हैं। अब इसी सिलसिले में जब हम लोग आगे चलेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा अब चार्ज ट्रांसफर। जरा देखना, बच्चे का बुद्धि हरा हो जाता है कब? जब वो देखता है KMnO4 को Cr पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और देखता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम क्रोमेट Na2CrO4, और वो जब देखता है किसको? CrO2Cl2 को, तो उसकी बुद्धि हरी हो जाती है। कैसे? जरा देखिए, MnO4- ये होगा, MnO4- का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड O- बनेगा। यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यानी कि हम जानते हैं कि 4 मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो है 25 होता है, यानी 4s2 3d5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के 7 तो निकल चुके हैं, +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कैसा है? 4s0 3d5 की बजाय क्या हो गया? 3d0। इसी तरह से जब K2Cr2O7 को बच्चा देखता है तो Cr2O7 में Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा? Cr डबल बॉन्ड O, 3 3 6 1 बच रहा है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ जब क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है।
यानी यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 4s0 3d0, इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी। अब जरा देखो यहाँ सब के पास d0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी चेक कर दूंगा मैं, अभी रुक जाओ, फिर भी ये कलर दिखाते हैं, तो वैज्ञानिकों का सारा दावा फेल हुआ, फिर उन्हें एक अलग थियरी देनी पड़ी। भाई इसके पास d0, इसके पास d0 कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो मैं इन दोनों का भी बना देता हूं। लोग इन दोनों का जब बना दूंगा तो जरा देखें, हमने अभी तक किसके किसके लिए बनाया, हमने अभी तक KMNO4 के लिए बनाया और हमने K2Cr2O7 के लिए बनाया। अब मैं आपके डिमांड पे बना देता हूं CrO2Cl2 को बना देता हूं, तो जरा देखें Cr डबल बॉन्ड O Cl और Cl हो जाएगा। यहां भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्रोमिक क्लोराइड +6 है। इसका कलर देखा जब वैज्ञानिकों ने, तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज, और इसका कलर कैसा होता है पर्पल, और इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। कैसा होता है, ब्राउन। और जो NaCrO4 है, Na2CrO4 या CrO4 पे माइनस का क्रोमेट है ना, Na K2, हाँ ठीक है, इसका कलर जो है Na2CrO4 का वो हो जाता है बेटा येलो। तो ये सबके सब जो कलर दिखाते हैं देख लो, यहाँ भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, यहाँ भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी कलर दिखाते हैं। फिर वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं बचा, तो वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया चार्ज ट्रांसफर। जरा देखो ये जो इसके पास निगेटिव चार्ज है ना, ये थोड़ा सा अपना चार्ज इसको दे देगा। तुम कहोगे क्यों दे देगा, क्योंकि इसके ये चार्ज का भूखा है, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये चार्ज अपने पास ज्यादा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट है और इसके पास ज्यादा है। तो नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि इसको चार्ज क्या कर देगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि चार्ज शिफ्ट होने से ऐसा क्या हो गया कि कलर दिख गया। कोई भी चीज जब तुम शिफ्ट करते हो ना, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या तुम बुक को बिना एनर्जी दिए अपने पोजीशन से डिसलोकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या तुम किसी साइकिल को बिना एनर्जी दिए अपने बॉडी से उसको अपने पोजीशन से डिसलोकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसमें चार्ज ट्रांसफर के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती होगी, और जो वो एनर्जी, जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख जाता है। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। पीछे हमने आपको बताया कि किसी कंपाउंड का कलर क्या होता है, व्हाइट लाइट के जिस हिस्से को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो व्हाइट लाइट के जिस हिस्से को एब्जॉर्ब करके थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करेगा वो, और जब चार्ज ट्रांसफर कर देगा तो चार्ज ट्रांसफर कर देगा तो थोड़ा सा तो एनर्जी लेगा ना भाई, और जब एनर्जी लेगा तो उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा देगा। तो एक रीजन क्या आ गया आपका, चार्ज ट्रांसफर। हमने आपको बता दिया। यानी कि अगर पूछेगा कि MnO4 क्यों कलर दिखाता है, तो आप ना तो बोलोगे ड्यू टू एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ना ही बोलोगे पोलराइजेशन, ना ही बोलोगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। वहां जवाब देना पड़ेगा क्या, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक इसी तरह से यहां भी ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, यहां भी ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, यहां भी ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। यानी कि अगर कहीं D0 कॉन्फ़िगरेशन है और वो कलर दिखा रहा है, तो पक्का हमेशा जो रीजन होगा वो एक ही रीजन होगा। वो रीजन क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन होगा, चार्ज ट्रांसफर। अब एक लास्ट रीजन बचता है किसी भी कंपाउंड में कलर का, वो लास्ट रीजन है बेटा हमारा क्या, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। वो लास्ट रीजन जो हमारे पास है वो है FF ट्रांजिशन। सुना भी नहीं होगा तुमने, बहुत शॉर्ट तरीके से जान लीजिए कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। ये हो गया लैंथेनॉइड। अब लैंथेनॉइड में इसके पास F0 होता है और ल्यूटीशियम के पास F14 होता है। ठीक इसी तरह से एक्टिनॉइड में एक था पैदल चलने वाला, एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। यहां भी लॉरेंशियम पे F14 हो जाएगा और एक्टिनियम पे F0 हो जाएगा। बाकी अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं
तो कोई बेवकूफी मत करना, जो बोल रहा हूं सुन लो, जीवन भर पढ़ोगे तो ये बातें कहीं एक साथ नहीं पाओगे। यहां तक के जो भी एलिमेंट्स हैं इन सबके पास अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन होता है, और जिनके जिनके पास अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन होगा दे शो कलर ड्यू टू f ट्रांजिशन। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि जिनके पास अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन होता है वो भी कलर दिखाते हैं। जैसे आप देखोगे ये कलर दिखाता है बट ये कलर नहीं दिखाता, और ना ही ल्यूटीशियम कलर दिखाता है। तो FF ट्रांजिशन की वजह से लैंथेनॉइड्स में ना तो लैंथेनम दिखाता है और ना ही ल्यूटीशियम, और एक्टिनॉइड्स में ना तो एक्टिनियम दिखाता है और ना ही लॉरेंशियम। कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बाकियों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया इतनी देर में आपको कलर समझाने का। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।